नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाद अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस में एक नई जान डाली और फिर आपने देखा कि हुकूमत भी बना ली है और अब हाल ये है कि तारीख ऐसा लगता है कि खुद को दोहरा रही है और अब तक 7 अरकान असम्बली 6 अरकान कानून साज कौंसिल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीआरएस के। और अब ये कहा जा रहा है, अभी मैंने नई वजह से बात की तो उन्होंने बताया कि अब कल से सिलसिला शुरू होगा 6 मजीद अरकान असम्बली की कांग्रेस में शमूलियत का और इसके साथ साथ 6 अरकान कानून साज कौंसिल जो बीआरएस के हैं वो भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो बहरहाल हम चलते हैं नई वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारी रियासत तेलंगाना में। देखिए, अब का जो असेंबली सेशन होने वाला है वो हंगामा खेज होगा। बताया जा रहा है कि 24 जुलाई से असेंबली सेशन का आगाज होगा। जी जी। लेकिन उससे पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि बीआरएस खाली हो जाए। ये इसकी बुनियाद केसीआर ने डाली थी जी। जब 2014 में बीआरएस को इख्तियार हासिल हुआ था, उस वक्त भी कांग्रेस के 22 अरकान असम्बली थे जिनमें 10 से ज़्यादा अरकान असम्बली को बीआरएस पार्टी में शामिल कर लिया गया था। जी जी। उसी तरह कांग्रेस की जो कानून साज कौंसिल के अरकान थे उनको जम कर लिया गया था बीआरएस पार्टी में। जब 2018 में भी ऐसा इलेक्शन हुए तब भी कांग्रेस के 18 अरकान असम्बली जीत के आए थे। उसमें से भी तकरीबन 12 अरकान असम्बली को टीआरएस ने चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। अब यही सिलसिला दोहराया जा रहा है। कांग्रेस तेलंगाना में 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त के बाद बीआरएस का बुरा दौर शुरू हो गया है। अभी तक बीआरएस के 7 अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और 8 अरकान कानून साज कौंसिल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। असेंबली इलेक्शन से पहले 2 अरकान कानून साज कांग्रेस में शामिल हुए थे। अच्छा। उसके बाद एक साथ 6 बीआरएस के अरकान कानून साज कौंसिल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस तरह अब कौंसिल में कांग्रेस की तादाद हो गई 12, यानी 40 में 12 हो गई। 12 हो गई। जी जी। अब अरकान असेंबली में तो कांग्रेस की पूरी मेजॉरिटी है। जी जी। हर बिल पास हो सकता है, लेकिन कौंसिल में बिल पास करने के लिए कांग्रेस को वहाँ पर मेजॉरिटी कम है। जी जी। इसलिए शायद बीआरएस के अरकान कानून साज कौंसिल को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। जिस तरह से बीआरएस ने यही काम किया था वही काम कांग्रेस कर रही है। नहीं, मुझे सब एक सवाल ये पैदा होता है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक खुसूसी हिकमत अमली तय की है, मनसूबाबंदी की है ताकि केसीआर को तकलीफ पर तकलीफ दी जाए, बीआरएस का जो घर है वो आहिस्ता आहिस्ता खाली कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर ये कहा जा रहा है कि कल से अरकान असम्बली हर दिन एक रुकन असम्बली कांग्रेस में शामिल होगा। जी जी, आपने बिल्कुल सच कहा है। ये हिकमत अमली तैयार की गई है और इस पर अमलवारी भी की जा रही है। और इब्तिदा में कांग्रेस के चंद कायदीन ने इस पर एतराज़ किया था, लेकिन उन कायदीन को दिल्ली में बुला के समझाया गया है और इस मामले में रेवंत रेड्डी को पूरी छूट दे दी गई है। वो जो चाहे फैसला कर सकते हैं। तो इस तरह केसीआर, हमारे जो केसीआर है, आपने कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। जी जी। वो भी पहले किसी को परेशान कर चुके थे, आज परेशान हो रहे हैं। जी जी। आपने पहले कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीआरएस पार्टी असेंबली इलेक्शन में शिकस्त दो चार हुई थी। सिर्फ 2% इलेक्शन वोटों का तनासुब का नुकसान हुआ था। लेकिन लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस का सफाया हो गया है। जी जी। उसके बाद बीआरएस के अरकान असेंबली और पार्टी के दूसरे कायदीन में अपने सियासी मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंदी पैदा हो गई है। जी जी। कि अगर हम बीआरएस में रहते हैं तो क्या हमारा सियासी मुस्तकबिल ताबना रहेगा, रोशन रहेगा। इस पर वो गौर करने लगे हैं और अपने हलकों के डेवलपमेंट के लिए या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक रियासत असेंबली के इजलास का सवाल है तो इजलास ये 24 तारीख को इस इजलास का आगाज़ होने वाला है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक पार्लियामेंट हो या फिर असम्बली हो, इसकी ये रिवायत रही है कि गवर्नर हैं या सदर जमहूरिया हैं वो मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं। तो बहरहाल अब 24 तारीख से जो इजलास शुरू होने वाला है और बजट सेशन भी है, तो बहुत अहम इजलास, जैसा कि नईम वजाहत ने कहा कि बहुत ज़्यादा हंगामा ख़ैज़ इजलास रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि
BRS जो अरकान असम्बली की तादाद जो 39 हुआ करती थी, और एक सिकंदराबाद कंटोनमेंट से जो उनकी MLA मुंतखब हुई थी, कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो सीट पर जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो कांग्रेस को कामयाबी मिलती है। कांग्रेस ने 64 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, इस तरह 65 नशस्तें कांग्रेस की हो गई हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो गए। तो अब इस तरह कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है और BRS का जो ग्राफ है वो गिरता ही जा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अब की मर्तबा ऐसा लगता है कि 20 से लेकर 25 MLA ही इस सेशन में BRS के दिखाई देंगे ऐवान में। मुझे वो भी नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि जिस अंदाज से आपने कहा कि हिकमत अमली तैयार की गई है, तो यकीनन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी BRS के अरकान असम्बली से या फिर BRS के अरकान असम्बली कांग्रेस के कायदीन से राब्ते में हैं। अब तक तो ये लिस्ट आ रही है कि 6 अरकान असम्बली फौरी तौर पर शामिल होंगे। मैं समझता हूँ कि शायद असम्बली का इजलास शुरू होने से कबल मजीद और अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसल की तादाद कांग्रेस में शामिल हो सकती है। साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला साबिक रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं दोबारा, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्रकाश गौड़ जो राजेंद्र नगर की नुमाइंदगी करते हैं वो भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है खबर? इस तरह से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में 26 अरकान असम्बली BRS के राब्ते में है। पहले ही 7 अरकान असम्बली शामिल हो चुके हैं, मजीद 20 अरकान असम्बली कांग्रेस से राब्ते में हैं। कभी भी किसी भी वक्त तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एंटी डिफेक्शन जो ला है, इंसदाद इन्हिराफ कानून है, उससे बचने के लिए किया जा रहा है। अगर 26 अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन ला से महफूज रह सकते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि 26 अरकान असम्बली को पार्टी में शामिल किया जाए और उनके अरकान जो असम्बली की रुकनियत है उसको बरकरार रखा जाए। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जहाँ तक रियासत की सियासी सूरत हाल का सवाल है, आपने देखा कि जैसे ही कांग्रेस को इख्तियार मिलता है फिर सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाती है और एक नया मोड़ रियासती सियासत में आना शुरू हो जाता है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक BRS को दोबारा TRS में तब्दील करने का सवाल है, तो इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि KCR से लेकर KCR के जो अरकान ख़ानदान है, KTR वगैरह, वो कानूनी राय हासिल कर रहे हैं इस सिलसिले में। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह 27 अप्रैल 2001 को TRS का क़याम अमल में आया था, तश्कील दी गई थी TRS, और उसके बाद आपने देखा कि नेशनल लेवल पर जाने की जो KCR की ख्वाहिश थी, और इस सिलसिले में असदुद्दीन अवैसी का नाम भी लिया जा रहा था कि उन्होंने भी तरगीब दी थी KCR को। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि नेशनल लेवल पर जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो चिकनाचूर हो गया है, और वो ख्वाब अब ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू पूरा कर रहे हैं, यानी उन्हें फ़ायदा भी हासिल हो रहा है, और ऐसा लगता है कि वो कौमी सतह पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से शोहरत पा रहे हैं, मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं। बहरहाल 5 अक्टूबर 2022 को BRS यानी TRS BRS में तब्दील हुई थी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर BRS फिर दोबारा TRS बन जाती है तो क्या आवाम पर उसका अच्छा असर पड़ेगा? देखिए, तेलंगाना तहरीक में की तहरीक चलाने के लिए TRS पार्टी तश्कील दी गई। तेलंगाना TRS का मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम रखा जी जी, जो तेलंगाना से उसका खास रिश्ता था। पहली में उसी पार्टी की बुनियाद पर आपने कई इलेक्शन जीते, कई इलेक्शन हारे, लेकिन जब आपको कौमी सतह पर आपका अहम रोल अदा करने की ख्वाहिश जागी, तब आपने TRS का नाम तब्दील कर दिया। तो TRS का जो रिश्ता था तेलंगाना से वो ख़त्म होगा। अब हमने देखा कि इंतखाबात में आवाम ने TRS को ख़त्म कर दिया है, वोट नहीं दिया। लोग असम्बली इंतखाबात में अलग नौयत थी, लोकसभा इंतखाबात में अलग नौयत है। अब जो मुकामी इदारों के इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ पर BRS का वजूद बहुत ख़तरे में पड़ा हुआ है। जी जी। तो दोबारा इसको TRS करने की कोशिश की जा रही है, कानूनी राय हासिल की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से पहले TRS ने नुमाइंदगी की थी कि TRS का जो नाम है इसको सीज कर दिया जाए। तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने 6 साल तक के लिए इस नाम को सीज कर दिया है। दोबारा इलेक्शन कमीशन के क़वायद का जायज़ा लिया जा रहा है, कानूनी राय हासिल की जा रही है। ये भी एक खर्चा है TRS के कायदीन को कि अगर दोबारा TRS की तरफ जाते हैं तो इनका जो इंतखाबी निशान कार है वो बरकरार रह सकता है या नहीं रह सकता है, इस पर भी खदशात के इजहार किए जा रहे हैं। जी जी, इस पर भी कानूनी राय हासिल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत की सियासत में एक दिलचस्प मोड़ भी आने वाला है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, जनसेना और BJP जो इत्तेहाद है, इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी मिली है, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। और इसका सबूत ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि जो BRS के रुकन असम्बली है मल्ला रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन रेवंत रेड्डी के बारे में
भी कहा जाता है कि उन्होंने उनका दरवाज़ा यानी उनका रास्ता रोक दिया। तो क्या आप समझते हैं कि आप चंद्राबाबू नायडू मल्ला रेड्डी को रियासती तेलुगु देशम का सदर बनाने की भी पेशकश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सियासत में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन मुस्तकिल नहीं होता। जी, आपने बात की है, अब तक बिल्कुल मैं मानता हूं कि मल्ला रेड्डी कई मरतबा कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर चुके थे। जी, यकीनन रेवंत रेड्डी ने उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो 6 अरकान असम्बली पार्टी में शामिल होने वाले हैं उनमें मल्ला रेड्डी के दामाद भी शामिल है। अच्छा, हाँ, मर्री राजशेखर रेड्डी, अच्छा, वो भी शामिल है। हो सकता है पहले दामाद को लिया जाएगा, फिर बाद में ससुर को भी शामिल किया जाएगा, ये भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में हर चीज़ मुमकिन है। जी जी, जैसे पॉलिटिक्स है, प्यार मोहब्बत है, जंग है, तमाम चीज़ें जायज़ कहा जाता है। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, सियासत का सवाल है, यहाँ पर कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और आप देखेंगे कि जहाँ तक पॉलिटिशियंस का सवाल है, सियासतदानों का सवाल है, वो ख़ैमे बदलने में बहुत ज़्यादा और वफादारियाँ बदलने में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें आवाम के मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि अपने मफादात से दिलचस्पी होती है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो पार्टियाँ बदलते हैं। उसी तरह जिस तरह कपड़े लोग बदलते हैं। तो बहरहाल ठीक है, कपड़े भी लोगों को बदलना चाहिए, लेकिन पार्टियां नहीं बदलना चाहिए, बल्कि आवाम की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इसी दौरान खबर ये आ रही है कि केटीआर बहुत परेशान है, उसी तरह जिस तरह उनके वालिद केसीआर परेशान है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज में रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं हैदराबाद फरखंदे बुनियाद, हिंदुस्तान का तारीखी शहर हैदराबाद है। और आप देखेंगे कि यहाँ की जो रिवायात हैं, यहाँ के जो रस्म व रिवाज हैं, वो सारी दुनिया में अपनी तर्ज के मुनफरिद है। और यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की मुरब्बत, यहाँ की मेहमान नवाजी मिसाली है। तो ये कहा जाता है हैदराबाद के बारे में, अगर कोई एक मरतबा यहाँ का पानी पी ले तो फिर हैदराबाद का हो जाता है। तो बहरहाल हैदराबाद के बारे में केटीआर का कहना है कि आखिर इस शहर को किसकी नज़र लग गई है कि 30 दिन में कत्ल के 20 वाक़यात पेश आते हैं। आखिर क्या है ये? देखिए, पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, असेंबली के सेशन में बात करेंगे। ये असेंबली सेशन बहुत अहम होने वाला है। मुकम्मल बजट पेश किया जाएगा। हो सकता है कांग्रेस ने वादा किया था कि माइनॉरिटी का बजट 4000 करोड़। जी हाँ, ये एक अहम बात है। दूसरा क्या है वो तो किसानों के 2 लाख खर्च एक माफ़ करने की बात की गई थी। ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक 2 लाख खर्च माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर 2 लाख खर्च माफ़ कर दिए जाते हैं तो चैलेंज और वादे के मुताबिक हरीश राव को असेंबली के रुकने से मुस्तफ़ी होना पड़ेगा। और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस 15 अगस्त से पहले रेवंत रेड्डी 2 लाख किसानों का खर्च माफ़ कर देते हैं तो ना सिर्फ असेंबली से इस्तीफा देंगे बल्कि ज़मीनी इंतखाबात में मुकाबला भी नहीं करेंगे। अब देखना है कि वो अपनी ज़बान पे कितना कायम रहते हैं। लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि जिस तरह के रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो किसानों के खर्च माफ़ कर देंगे और 15 अगस्त डेडलाइन है, और हरीश राव का भी चैलेंज उन्होंने कबूल किया था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका असल मकसद पंचायती इंतखाबात है। बिल्कुल, देखिए, हर पार्टी से, हर हुकूमत, हर करने वाली पार्टी, सियासी पार्टी यही चाहती है कि सियासी पद हासिल हो। अब उन्होंने वादा किया, अब देखेंगे बीआरएस ने भी 1 लाख खर्च माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन उसको 5 साल तक ले गए। 5 साल के दौरान उनका 1 लाख का खर्च माफ़ किया। लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिसंबर में इनकी हुकूमत कायम हुई है और 15 अगस्त को वो अपना खर्च माफ़ करते बल्कि उन्होंने ऐलान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दिलेराना इक़दाम है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसे असेंबली सेशन में ना सिर्फ खर्च माफ़ करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी, अरकान असेंबली की राय हासिल की जाएगी, साथ ही साथ जॉब कैलेंडर का भी ऐलान किया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे जो फिरकापरस्त तंजीमें हैं वो जॉब कैलेंडर को लेकर यानी उसके बहाने से रेवंत रेड्डी हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही असेंबली की बात और बीआरएस और कांग्रेस की बात। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक मैंने पॉलिटिक्स की बात की थी और आपसे कहा था कि सियासत में और जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन अफसोस की बात जी हैदराबाद की बात हम आएंगे। लेकिन एक खबर वरंगल से आ रही है, उस बारे में नईम वजह साहब मैं अपने क़ारीन को और नाज़रीन को वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक वाक़या इस कदर ख़तरनाक पेश आया है जिसके बारे में मैं समझता हूं कि बहुत ही ये जो खास तौर पर नौजवान नस्ल के लिए ये इबरत का मुकाम है, ताज़ियाने इबरत है। लेकिन हम इस वाक़े पर, जैसा कि नईम वजाद ने भी कहा कि हम हैदराबाद की बात करेंगे, तो ठीक है, हैदराबाद वापस चलते हैं, फिर वरंगल जाएंगे और वरंगल के बारे में आपको बताएंगे कि वहाँ पर हुआ क्या है। तो बहरहाल केटीआर का हम जो बयान आया था उस पर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 30 दिन में 20 कत्ल की वारदातें पेश आ रही है कि आखिर हैदराबाद को किसकी नज़र लग गई है। नहीं, बिल्कुल सच कहा। ये बात तो सच है कि हैदराबाद में कत्ल के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है जी। और
पुलिस को चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से तवज्जो दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन साथ ही साथ घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सही तरबियत दे। जी, अगर घर में बच्चों को सही तरबियत मिलती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते। हालिया दिनों में जो भी कत्ल के वारदात पेश आए हैं, मैं समझता हूँ मुसल ये 18 से 30 साल के दरमियान के लोगों का ज़्यादा वाक़यात है, मरने वालों की तादाद। तो नौजवान आज जिस डगर पे चाह रहा है उस पर सोचना समाजी जिम्मेदारी है। हर एक को, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों पर जिम्मेदारी है कि इस पर गौर करें। मसाजिदों में इस पर ऐलान हो रहे हैं, उलमा मशाखीन के इस पर बयानात आ रहे हैं और दानिशवरों के इस पर बयानात आ रहे हैं। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये हकीकत है कि 1 महीने के दौरान ये जो कत्ल के वारदात पेश आए हैं वो मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ के लिए एक बदनुमा दाग भी है। और मैं समझता हूँ कि बदनुमा दाग इसलिए भी है कि जो मरने वाले हैं तमाम के तमाम मुसलमान हैं, जो कातिल हैं वो तमाम के तमाम मुसलमान हैं। आपके पास कुरान है, सुन्नत है, आप देखेंगे कि कदर प्यारी इस्लामी तालीमात है, उसके बावजूद भी कत्ल के इस तरह वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब शहर में अगर आप देखेंगे सूद का कारोबार उरूज पर है, आप शहर में देखेंगे कि गलत जो काम होते हैं वो उरूज पर है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गांजा ये अड्डे बन गए हैं बाज़ मुकामात पर। जी जी, तो ये वजह है। मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को अगर तबाह करना है तो उसे कहा जाता है कि मंशियात की लत में डुबा दिया जाए और लानत में डुबा दिया जाए। और ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में मंशियात की लानत बड़ी तेजी से फैल रही है। वाइटनर आप देखेंगे वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, गांजा इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अतराफ भी ये गांजे के कारोबार हो रहा है, यानी मंशियात का कारोबार हो रहा है। और पुलिस ने भी इस सिलसिले में बयान दिए हैं। बिल्कुल बयान दिए हैं, बच्चों को बुला के काउंसलिंग की है, उनके वालिदैन को बुला के काउंसलिंग की है। ये तो है, हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मेरे सब दिलचस्पी की बात यह है सिर्फ एक इलाका इससे मुतासिर नहीं है। खुद हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश है जहां पर यह कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भी गांजा फरोख्त किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सच कहा। दोनों जब चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी हैदराबाद में, जी जी, इस पर भी बातचीत हुई है। हाँ हाँ, ये मंशियात को रोकथाम करने के लिए दोनों हुकूमतों ने एक दूसरे के साथ ताउन करने का फैसला किया है। और आप देखेंगे कि 700 रुपए के लिए कत्ल किया जा रहा है। जी बिल्कुल सच, कितनी अफसोस की बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि हमारे माशरे में आप देखेंगे कि नाजायज ताल्लुकात इस कदर बढ़ गए हैं कि उसकी बुनियाद पर कत्ल किया जा रहा है। क्या मोहब्बत के नाम पर कत्ल किया, फिर क्या है ये? बिल्कुल कत्ल किया, जर जन जमीन, इसके लिए कत्ल किया जा रहा है। बिल्कुल सच कहा आपने। इस पर पुलिस की रोकथाम होनी चाहिए। कल ही नए डीजीपी जितेंद्र ने अपना जायजा हासिल किया। उन्होंने कहा कि उनके दो ही उनका टास्क है, उनका टारगेट है, लॉ एंड ऑर्डर और मंशियात पर खात्मा। जी जी, उन्होंने इस बात के ऐलान किया है। चलो अगर इस पर अमलवारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो हालात पैदा हुए थे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी, और आप देखेंगे कि दीन इस्लाम ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, फिर उसके बावजूद भी हमारे शहर में कत्ल हो रहे हैं। अब देखिए साहब, एक बात तो है कि ये जो नौजवानों में जुनून पैदा हो रहा है, जी जी, वो उस जुनून की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अरे अपने बच्चों को बचाने की ज़रूरत है आज। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप मजम्मत करते हुए या फिर इसका तनकीदें करते हुए इस मौजू को बंद नहीं कर सकते, बल्कि इस मौजू पर शोर बेदारी प्रोग्राम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि घर से ही अगर इसकी शोर बेदारी प्रोग्राम होती है तो हालात को कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। और नहीं वजह साहब, अब देखेंगे कि अगर इसके लिए एक तहरीक शुरू की जाए, घर घर पहुंचा जाए, जो दानिशर या तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो हर बस्ती का जिम्मेदारी ले लें और कहें कि हम गश्त करेंगे, वहाँ जाके लोगों को समझाएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे कि अगर हमारे बच्चे मंशियात की लानत में मुब्तला हो जाएँ या बुरी आदतों में मुब्तला हो जाएँ तो माशरे का किस कदर नुकसान होगा, ख़ानदान का किस कदर नुकसान होगा। और आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात मुल्क के हैं। ऐसे में बहुत ही एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले सब्र लोगों से ख़त्म हुआ है। जब जहाँ पर सब्र नहीं होता वहाँ पर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। जी जी, अगर मैं समझता हूँ कि लोग आजकल के नौजवान जो है वो शॉर्टकट में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। कामयाबी के लिए उनके पास मुस्तकिल प्लान नहीं है। जल्द से जल्द पैसे कमाना, जल्द से जल्द हर चीज़ का ख्वाहिशत की तकमील होना, इस चीज़ में वो हर कुछ करने को तैयार हो रहे हैं। अगर इस जानिब से तवज्जो हटाई जाए और मुस्तकिल प्लान बनाया जाए तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए हो या फिर रोज़गार के लिए हो, तो मैं समझता हूँ कि हालात सुधर सकते हैं।
اور آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے شخصیتیں ہندوستان میں کئی آپ کو مثالیں ملیں گی جنہوں نے بہت محنت کی، جدوجہد کی، اس کے بعد شارٹ کٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا انہوں نے، اور اس کے بعد کروڑ پتی بن گئے۔ فیویکال کی کمپنی کا ابھی پڑھا تھا میں، فیویکال ساری دنیا میں مشہور ہے، ہندوستان میں فیویکال کا جو جوڑ ہوتا ہے، جو پکڑ ہوتی ہے، اسے بہت مضبوط کہا جاتا ہے۔ ایون آپ دیکھیں گے کہ جو پالیٹیشینز ہیں وہ اپنے تقریر میں استعمال کرتے ہیں فیویکال کے بارے میں، اور فلموں میں فیویکال کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو فیویکال جس شخص نے قائم کی، ایک چپراسی ہوا کرتا تھا شخص وہ، اور اس نے فیویکال قائم کیا، 1,45,000 کروڑ مالیتی وہ کمپنی ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے کیا ہے یہ، کیا یہ جدوجہد نہیں ہے؟ دیکھیے دھیرو بھائی امبانی گروپ جو 60,000 روپے سے کاروبار شروع کیا تھا میں نے تو سنا تھا کہ وہ سیاست میں جب انہوں انتقال کر گئے تھے، سیاست میں خبر پڑا تھا جی جی کہ وہ 500 روپے لے کے ممبئی پہنچے، مسالے کا کاروبار انہوں نے شروع کیا تھا۔ جی جی بالکل۔ ہاں یہ ہے کہنا یہ ہے کہ ہر چیز چھوٹے سے شروع ہوتی ہے، بعد میں آگے بڑھتی ہے۔ ہر کوئی منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منہ میں سونا کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والے، وہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ بنائی ہے، بلکہ غریب لوگوں نے ہی تاریخ بنائی ہے۔ آپ نے ابھی فیویکال کی آپ نے بات کی، مالک کی بات کی ہے، ایسے دھیرو بھائی امبانی کی بات ہے، ایسے کئی لوگ ہیں جو آہستہ 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 ترقی کر کے اس راہ پہ پہنچے۔ جی جی۔ اور نعیم وجہ صاحب آپ کو بتا دوں کہ عامر صاحب نے مجھے ایک آرٹیکل دیا تھا، اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ کرناٹک کے رہنے والے ہیں، کرناٹک، ان کا نام ہے کے ستیا شنکر، اور آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص آٹو والا ہے، آٹو والے سے وہ آج 800 کروڑ کی ایک امپائر چلاتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور انہوں نے آپ کو بتا دوں کہ پہلے 12th کے جب پاس کیا انہوں نے، اس کے بعد ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں، تو انہوں نے اب سلسلہ تعلیم ترک کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے لائسنس حاصل کیا، لائسنس حاصل کر کے مرکزی حکومت کی ایک اسکیم سے استفادہ کرتے ہوئے قرض لے کر آٹو خریدا، پھر آٹو کے بعد انہوں نے کار خریدی ایمبیسڈر کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اسپیئر پارٹس کی دکان کھولی، پھر ٹائرز کی دکان کھولی، اس کے بعد اس قدر آگے بڑھ گئے کہ وہ جو بوتل بند پانی ہوتا ہے اس کی فیکٹری وہ چلاتے ہیں، 800 کروڑ کی وہ کمپنی ہے ان کی۔ دیکھیے کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے پلاننگ کی ذمہ داری، ہمارے پاس شرماتے ہیں، پلاننگ ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، کوارڈینیشن ہونا چاہیے، جی ہاں، تبھی یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم ورنگل چلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین بھی بے چین ہوں گے کہ آخر ورنگل میں ہوا کیا ہے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بچوں کا سوال ہے، بیٹیوں کا سوال ہے، تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بار بار یہ بتائیں کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، اور کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ بہرحال ورنگل میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ ایک دل جلے عاشق نے شادی کی کوشش کی، اپنے چاہنے والے یعنی جس لڑکی کو وہ چاہتا تھا اس سے شادی کی کوشش کی، لیکن ماں باپ نے انکار کیا، تب اس نے لڑکی کے ماں باپ کو قتل کر دیا اور لڑکی پر قاتلانہ حملہ کیا، اس کے بھائی پر قاتلانہ حملہ کیا، اور فی الوقت کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بھائی بہن موت و زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ عاشق نے اپنا کام تو کر دیا ہے۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات میں، اور آج تک تو نہیں مجھے صاحب آن لائن عاشقی بھی شروع ہو چکی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ محبت نہیں ہوتی، محبت کرنے والے کسی کو نقصان نہیں پہنچے، جی جی جی، بلکہ اس کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتے ہیں۔ اچھا تجربہ ہے ماشاءاللہ۔ جی تو لیکن یہاں پر ہو رہا کیا ہے، وہ تو آج کل کے نوجوان جی جی اگر خود حاصل نہیں کر سکے تو اپنی محبوبہ پر یا پھر اپنی معشوقہ پر حملے کر رہے ہیں۔ ایسے کئی واقعات تلنگانہ میں، حیدرآباد میں، ملک کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لیکن اتنا سب کرنے کے بعد حاصل کیا ہو رہا ہے؟ جی جی، آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کے دونوں پیرنٹس، والدین، ماں اور باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کا بھائی جب بیچ بچاؤ کے لیے بیچ میں آیا تو اس پر بھی اس کو بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کا جبڑا وغیرہ پورا ٹوٹ گیا ہے، پھٹ گیا ہے، لیکن لڑکی جو ہے ابھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس کو گردن پہ تھوڑے نشانات پڑے ہیں، وہاں پر ٹانکے دیے گئے ہیں، ہاتھوں پہ تھوڑے نشانات آئے ہیں۔ ڈاکٹرس کا کہنا ہے کہ آخری رسومات میں شاید بچے نہیں جا سکیں گے، پھر بھی لڑکی جا سکتی ہے لیکن لڑکا نہیں جا سکتا۔ اگر زبردستی کی جاتی ہے تو کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ اس بات کی بات ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں بہت ہی دردناک ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کے لیے تعزیان عبرت ہے، خاص طور پر والدین کے لیے جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، اور انہیں یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ خراب چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ برائی ہے، یہ بدی ہے، اور یہ نیکی ہے۔ اگر ہم بتائیں گے بچوں کو تو یقین مانیے بچے سیدھی راہ پر چل سکتے ہیں۔
वैसे नाज़रीन हम चलते हैं मुंबई में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज क्या हो रहा है। न सिर्फ मुंबई बल्कि सारी दुनिया में आज एक शादी की धूम है और वो शादी कल होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी को आप अच्छी तरह जानते हैं, रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में जो दौलतमंद है उनकी फहरिस्त में मुकेश अंबानी का नंबर 11वां है और एशिया के जो दौलतमंद है उनमें नंबर 1 पोजीशन पर मुकेश अंबानी है, जिनकी दौलत $124.2 बिलियन, यानी हिंदुस्तानी अगर रुपये में अगर देखा जाए तो 10.21 लाख करोड़ रुपए उनकी दौलत है। उनकी दौलत के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में कई चीज़ें आई हैं और कहा गया है कि अगर मुकेश अंबानी 3 करोड़ रुपए यूमिया यानी हर रोज 3 करोड़ रुपए खर्च करें या हथिया दें तो आप यकीन मानिए कि 3,40,380 दिन लगेंगे और यानी इसका मतलब यह हुआ कि 932 साल यानी 932 साल 6 माह तक वो दौलत ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि दौलत अगर आपको अल्लाह ताला ने दी है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि जिस शादी की हम बात कर रहे हैं, मुकेश अंबानी की जो बेटे हैं, छोटे बेटे हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, दोनों का प्यार हुआ था पहले ही मुलाकात में और ये बहुत यानी बहुत काफ़ी अरसे से ये उनकी गर्लफ्रेंड है। अब दोनों की शादी हो रही है और इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिन लोगों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है, खासतौर पर रेहाना को बुलाया गया था तो रेहाना को $70 लाख की फीस अदा की गई थी और फिर जस्टिन बाइबर को बुलाया गया तो उन्हें आप देखेंगे कि $1 करोड़ का मुआवजा दिया गया। शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान कभी एक स्टेज पर नहीं आए, लेकिन आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी ने उन्हें एक स्टेज पर ला दिया। इस पर कितने पैसे खर्च हुए आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे 80 करोड़ अवाम, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सरकारी आधा जो शुमार है, 80 करोड़ अवाम खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारते हैं और मोदी हुकूमत उन्हें महाना फ्री राशन देती है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब किसी के पास दौलत होती है जी तो अपने दुनिया में अपना रुआब बताने के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि आपने बताया कि करोड़ रुपए के खर्च किए जा रहे हैं। जी हाँ। मैंने भी अखबारात में पढ़ा है, मीडिया में देखा है कि मुख्तलिफ अक़साम के पकवान पकाए जा रहे हैं। जी हाँ। 500 का अलग अलग डिशेस बनाई जा रही हैं। जी। अभी हमने देखा था कि बकरीद में हमारी जो आई थी तो एक दिल्ली में या फिर मुल्क में किसी जगह जाके 15 बकरों को बचाया गया और दिल्ली में और ये कहा गया कि हमने इनकी हिफाजत की है। तो फिर वो लोग जिस लोगों ने बकरीद में बकरों को बचाया था अब वो कहाँ गए? क्यों उनकी नजरें अंबानी की शादी पे नजर नहीं जा रही, वहाँ के पकवान पर क्यों नहीं जा रही? सही है। और आपने जिस तरह कहा है कि पकवान की बात, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि कम से कम 100 दुनिया के माहिर पकवान जो बावर्ची होते हैं, माहिर पकवान, उनकी खिदमत हासिल की गई हैं। और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मेहमानों को लाने के लिए 100 खानगी जेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 आपको बता दूं कि अलग जेट्स हैं और जेट्स फाल्कन 2000 वो भी मेहमानों को ले जाएंगे, लाएंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। और जो मेहमानों को बुलाया गया है उसकी अगर आप फहरिस्त देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि उन्हें कितनी रकम दी गई है। और एक अहम बात नहीं वजह साहब, जो दावतनामे शाये किए गए हैं और बनाए गए हैं उनकी कीमत 6 से लेकर 7 लाख रुपए एक दावतनामे की है। अच्छा बताइए कि पूरी शादी पे कितना खर्चा हो रहा है, कुछ आइडिया है? और मैं समझता हूँ कि 2000 करोड़ तक मेरे अंदाजे के मुताबिक होना चाहिए। तो वो तो 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जी। निकाल भी ले रहे हैं ना पब्लिक से। हाँ बिल्कुल, आप सही पॉइंट पे आए हैं। वो लोग वो शादी में उड़ाएं हाँ और पब्लिक से वसूल करें। जी। यही फॉर्मूले पे अमल किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, और मैं नहीं बताना चाहूँगा बल्कि ध्रुव राठी से लेकर कई ऐसे समाजी जहदकार हैं जिन्होंने आदादोशुमार पेश किए हैं और कहा कि जियो के तकरीबन 480 मिलियन कस्टमर्स हैं, सारिफिन है, उनसे उसने रिचार्ज प्लान की कीमत बढ़ाकर 25% बढ़ा दी है। तो इसका मतलब जो 25% कीमत बढ़ाई है वो शादी पर खर्च हो रहा है। बिल्कुल खर्च हो रहा है। जो खर्च किया जाए वो बिजनेसमैन है, कभी कोई चीज़ खाली नहीं करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, फिर उसके बाद आमदनी कमाते हैं। जी। तो अपनी बेटे की शादी धूमधाम तरीके से कर रहे हैं, दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पे शादी कर रहे हैं। कई ममालिक में इसकी शादी की तकारीब रखी गई, समंदर में रचाई गई, बड़ी कश्तियों में, क्रूज में रचाई गई, मुख्तलिफ ममालिक को गए वहाँ पर। लेकिन वो पैसा खर्च किससे लिया जा रहा है? आवाम से लिया जा रहा है। 25% रिचार्ज का अगर आप बढ़ा देते हैं तो उसकी जितनी कीमत होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि कल इस शादी का हम पोस्टमार्टम करेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।